हाउ टू स्कोर 90 ईजिली इन प्रीलिम्स 2024। और ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, इसमें मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं जो एक्चुअली में ईजी थे। शुरू करते हैं। पहला, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन दैन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ये कह रहा है जो सन से रेज आ रही हैं और जो अर्थ से रेज जा रही हैं, जो सन से रेज आती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इंसोलेशन या इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और जो अर्थ से जाती है उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो कह रहा है जो सन से रेज आ रही है वो ज़्यादा हीट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को। तो ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, ये सीधा एनसीईआरटी से सोर्स स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी बोलता है कि जो अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो ज़्यादा हीट करती है एटमॉस्फेयर को, और ये एक प्रिंसिपल है, इसे कहते हैं, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होती है वो ही हीट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को नीचे से, और ना कि जो सन से रेज आ रही है वो करती है। तो पहला तो स्टेटमेंट सीधा सीधा गलत हो गया। तो जैसे ही पहला गलत होता है इन स्टेटमेंट में, तो ये देखिए स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। सेकंड, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज़ मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। और दूसरा, एट द इक्वेटर द हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट्स। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही लग रहा है कि इक्वेटर पे ज़्यादा हीट होती है, एयर राइज होती है, इसी की वजह से यहाँ पर कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं, जिसकी वजह से हीट जो है अपर एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकंड तो सही है। पहला कह रहा है द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज़ मच ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू पोल्स। तो आपने पढ़ा होगा कि इक्वेटर पे एक्चुअली में ज़्यादा होता है हमारी हाइट ट्रोपोस्फियर की, क्योंकि यहाँ पर हीट ऊपर तक जाती है ना, इसीलिए। और तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। अब चेक कैसे करें कि इसको एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बिकॉज लगा के देख लो। एज द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज़ मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स बिकॉज एट द इक्वेटर द हीट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन करंट। तो एकदम फिट बैठ रहा है, तो इसकी वजह से इसका आंसर क्या होगा? ए। डायरेक्ट एनसीईआरटी से है स्टेटमेंट। अगला, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस। कह रहा है जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो इनमें से क्या क्या निकलता है। तो इन क्वेश्चन में जिसमें इरप्शंस पूछता है या एमिशंस पूछता है, तो जनरली क्या होता है, इनमें सारे ही सही होते हैं, क्योंकि हम चेक करने तो जा नहीं रहे हैं वहाँ पर कि क्या पायरोप्लास्टिक डेब्री निकलेगा, ऐश निकलेगा, नाइट्रोजन कंपाउंड्स निकलेंगे, सल्फर कंपाउंड्स निकलेंगे, तो कोई चेक करने तो गया नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसीलिए ऑल 4 सभी निकलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जा थोड़ा रहा है उस प्लेस पे चेक करने। अगला, विच द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इन्फ्रेंस या इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द आइसोथर्मल मैप्स इन मंथ ऑफ जनवरी। आइसोथर्मल मैप्स का मतलब क्या होता है? वो टेम्परेचर वाले मैप्स, जिसमें टेम्परेचर दिखाते हैं एक वर्ल्ड मैप पे। इन द मंथ ऑफ जनवरी, जो जनवरी के मंथ में पूछ रहा है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी इस समय? विंटर्स होंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी इसमें? समर्स होंगी। तो ये पता होना चाहिए। तो देखते हैं, द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशंस एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स। और दूसरा है द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट्स, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मेक द नॉर्थ अटलांटिक ओशन कोल्डर एंड द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये वाले स्टेटमेंट देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि कोल्ड ओशन करंट भी है, कुछ गल्फ स्ट्रीम तो पता है आपको वार्म ओशन करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है? वार्म ओशन करंट है। ये कह रहे हैं ये सब मिलके नॉर्थ अटलांटिक को क्या कर देते हैं? कोल्डर कर देते हैं। तो ये गलत होगा ना स्टेटमेंट, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट तो क्या करते हैं, ये वार्म कर देते हैं उसको। इसीलिए कुछ नॉर्वे के हो गए, कुछ नॉर्वे के पोर्ट्स और कुछ रशिया के जो पोर्ट्स हैं वो आइस फ्री रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, इसी की वजह से, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से। तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। पहला कह रहा है द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट्स। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आप वर्ल्ड मैप बनाएंगे ऐसे करके, तो क्या होता है कि अगर पानी में देखेंगे तो ये आइसोथर्म्स ऊपर जाते हैं, और लैंड पे देखेंगे तो आइसोथर्म्स नीचे आते हैं। तो इसलिए वाली स्टेटमेंट सही है। और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से स्टेटमेंट है, उसी पेज से स्टेटमेंट है जिसमें 2023 में एक क्वेश्चन आया था, आइसोथर्म्स के ऊपर ही क्वेश्चन था वो भी, कि लैंड और वाटर में जल्दी हीट कौन होता है, वो वाला क्वेश्चन। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड गलत है। अगला, विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर सिस्टम्स, हम वो पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू हिमालयन रिवर्स जॉइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो बोल रहा है जब गंगा जा रही है उत्तराखंड से निकल के ऐसे, तो बोल रहा है कि वेस्ट से ईस्ट पे इसको लगा दो, अरेंज कर दो। तो देखिए पहला है घाघरा गोमती गंडक कोसी, गोमती घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गोमती कोसी गंडक, गोमती घाघरा कोसी गंडक। तो इसमें आप 50-50 तक तो पहुंच सकते हैं। कैसे? तो आपको पता होगा कोसी जो है वो उससे क्या कहते हैं, वो है टेरर ऑफ बिहार। जब वो टेरर ऑफ बिहार है तो सबसे लास्ट होगी, तो ये देखिए सबसे लास्ट में कोसी है। अब इन दोनों में 50-50 लगाइए। 100% श्योर नहीं हो सकते, लेकिन जिसको थोड़ी नॉलेज होगी उसे पता होगा कि गोमती जो है वो लखनऊ के पास से जाती है, लखनऊ गोमती के बैंक्स पे सिचुएटेड है, तो लखनऊ पहले पड़ता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 50-50 तक पहुंच सकते थे इधर। अब अगला,
विथ रेफरेंस टू वाटर वेपर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। पहला, इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विथ ऑल्टीट्यूड। दूसरा है इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स। तो जहाँ पर भी मैक्सिमम बोलता है, मिनिमम होता है, वहाँ पर यूपीएससी क्या करता है, खेल खेलता है हमारे साथ। क्या पता मैक्सिमम की जगह मिनिमम हो। और आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर वेपर होता है वो एक्चुअली ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी कितनी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी को वाटर वेपर कहते हैं। वाटर वेपर में ही होती है ह्यूमिडिटी। तो इस मैक्सिमम नहीं होती है पोल्स पे। मैक्सिमम कहाँ पर होती है ये हमें पता है, सब ट्रॉपिक्स में होती है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में होती है ये ह्यूमिडिटी। तभी तो इसे ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली तो स्टेटमेंट गलत हो गई। पहली है इट इज़ अ गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी में गिवन है ये सीधा सीधा, कि अगर हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते रहते हैं तो सिर्फ 6 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलता है, सरफेस से 6 किलोमीटर तक ही हमें वाटर वेपर देखने को मिलता है, उसके बाद वो दिखता नहीं है हमें। तो ये सही स्टेटमेंट है, और गैस भी है वो, तो इसकी सिर्फ फर्स्ट है सही। अगला, विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स वही वाली फोर्स है जो एटमॉस्फेयर में किसी भी विंड सिस्टम को डेविएट कर देती है नॉर्थ हेमिस्फेयर में और साउथ हेमिस्फेयर में। विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। दूसरा, इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपने पढ़ी ही होती है, कि ऐसे पढ़ी होती है कि वो पूछता है कि भाई इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्यों नहीं बनते, क्यों नहीं बनते। तो इसका हम रीज़न पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोरियोलिस फोर्स नहीं है, और कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो वो घूमेगा नहीं सिस्टम ऐसे ऐसे करके। तो इसलिए ये तो गलत हो गई, सॉरी ये सही हो गई। मतलब पोल्स पे मैक्सिमम होती है ये, और इक्वेटर पे एब्सेंट होती है। एनसीईआरटी में भी गिवन है ये, पहला है। और पहला स्टेटमेंट, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। ये कह रहा है जैसे जैसे विंड की वेलोसिटी बढ़ती रहती है वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स बढ़ती रहती है। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जितनी स्पीड होगी उतनी तेज़ ये जो प्रेशर सिस्टम है वो घूमेगा। इसीलिए ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया बोथ करेक्ट। अगला, इन जून 2021 एवरी ईयर। तो जैसे आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा इसका क्या है, ये समर सोल्स्टाइस का डे है, समर सोल्स्टाइस होता है इस दिन। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स, की 12 प्लस आवर्स की सनलाइट कहाँ देखने को मिलती है। तो पहला इक्वेटर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, चौथा आर्कटिक सर्कल। तो आप जैसे देखोगे इसे आपको पता है समर सोल्स्टाइस है, तो नदन में होगा ये, है ना। तो नदन में सन होगा हमारा, शाइन कर रहा होगा एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो ये तो गलत है थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि कैप्रिकॉर्न अगर कैंसर पे है वो सन तो साइमल्टेनियसली कैप्रिकॉर्न पे तो होगा नहीं, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत। जैसे थर्ड गलत तो सी तो एलिमिनेट हो गया। पहला कह रहा है इक्वेटर, तो इक्वेटर पे कब होता है सन, इक्विनॉक्सिस पे होता है, इक्विनॉक्सिस पे होता है। और यहाँ किसकी बात हो रही है, सोल्स्टाइस की बात हो रही है, इसके लिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फर्स्ट गलत, थर्ड गलत। अब आ गए हम 50-50 पे, बी और डी में से एक होगा, तो सेकंड तो सही है। और हम चेक करना है फोर्थ है आर्कटिक सर्कल। तो आपको पता होगा अर्थ जो है वो ऐसे टिल्टेड है, ऐसे अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, और ये सन है हमारा। तो अगर इधर इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर अगर हमारा सन है तो आर्कटिक सर्कल को भी इल्यूमिनेट करेगा वो, और वहाँ पर तो 6 महीने 6+ मंथ्स की सनलाइट होती है। तो आर्कटिक सर्कल भी सही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी सही है, तो इसका आंसर हो गया 2 और 4 डी। ठीक है, अगला स्टेटमेंट 1, ये नया टाइप का इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी ने इस बार। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर वेदरिंग ऑफ रॉक्स। कह रहा है रेनफॉल वन ऑफ द रीजन्स है वेदरिंग के लिए, टूटने फूटने के लिए। तो हाँ भाई, वन ऑफ द, जब भी यूपीएससी वन ऑफ द बोले तो जान लो कि स्टेटमेंट जरूरी सही ही होगी। तो पहला है रेनफॉल इज़ वन ऑफ द रीजन्स, हाँ तो ये सही है। अगला है रेन फॉर वाटर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन, और अगला रेन फॉर वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि जब रेन वाटर नीचे ड्रॉप आता है तो उसमें एटमॉस्फेयर में CO2 होती है, तो CO2 तो होगी उसके अंदर। अगला रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हाँ तो भाई ऊपर से तो आ रहा है रेन, ज़मीन से तो निकल नहीं रही है, तो ऊपर से आ रही है तो ऑक्सीजन भी होगी उसके अंदर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। लास्ट वाला देखिए, नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, तो ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। अगला, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 और 3 इज़ करेक्ट, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमें तो पता है तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 इज़ करेक्ट, 2 और 3 इज़ करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। और पहला स्टेटमेंट है कि दोनों सेकंड और थर्ड सही है, और दोनों एक्सप्लेन करते हैं स्टेटमेंट 1 को। तो देखिए वेदरिंग कैसे होती है, तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में दिखाया है कि भाई ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, ठीक है, सॉल्यूशन की वजह से हो जाती है, बहुत सारे तरीके हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रेन वाटर में मिलके किसी रॉक पे पड़ेगा, कार्बोनेशन होगा, वहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनेगा, ठीक है, तो वो उसे वेदर कर देगा।
और अगला है रेन वाटर कंटेन्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो भाई ऑक्सीजन जब जाएगा तो ऑक्सीडेशन करेगा किसी भी रॉक में, तो वो भी तोड़ देगा। तो कर रहा है ना दोनों एक्सप्लेन ये कि वेदरिंग हो रही है रॉक्स में, क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है रेन वाटर में और क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है रेन वाटर में। तो इसका आंसर है ए। अगला, ये भी नया टाइप इंट्रोड्यूस किया यूपीएससी ने, रीजन दे रखा, माउंटेन रेंज दे रखी है और तीसरा टाइप ऑफ फाउंटेन दे रखे। तो पहला है वॉस्जेस माउंटेन, उसे कह रहा है ये फोल्ड माउंटेन है और सेंट्रल एशिया में है। तो आपको अगर थोड़ा भी नॉलेज होगी तो आपको पता होगा वॉस्जेस कहाँ पर है, यूरोप में है ना, सेंट्रल एशिया में तो है नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सीधी सीधी गलत हो गई। अगला है यूरोप में एल्प्स और ब्लॉक माउंटेन। तो आपको पता होगा कि जैसे कि अगर ये अफ्रीका बनाया मैंने और इसके ऊपर इधर ये बना, तो इधर है एल्प्स, है ना। आपको पता है कि यहाँ पर एक अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरोप वाली प्लेट है, ये ऊपर जा रही है अफ्रीकन प्लेट, यूरोप वाली से टकराएगी और यहाँ एल्प्स बनेंगे, है ना। तो यूरोप में एल्प्स है जो कि ब्लॉक माउंटेन्स दे रखे। तो जब दो प्लेट्स टकराती है तो वहाँ ब्लॉक माउंटेन नहीं, वहाँ फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं। तो सेकंड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है। अगला, नॉर्थ अमेरिका में एप्लेशियंस है जो कि फोल्ड माउंटेन है, साउथ अमेरिका में एंडीज है जो कि फोल्ड माउंटेन है। हाँ बिल्कुल सही है दोनों, प्लेट प्लेट जो है वो कोलाइड करी है उसकी वजह से बने ही हैं, तो दोनों सही हैं। तो इसमें से सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है और पहले के 2 गलत है। अगला, मैनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। और अगला है मैनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट देखिए, आपकी मम्मी आपको हमेशा बोलती होंगी कि च्युइंग गम मत खाओ उसमें प्लास्टिक होता है, बोलती है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट वहीं से आया है कि मैनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि च्युइंग गम्स में गम बेस होता है। तो शार्क टैंक में अगर आपने एक एपिसोड देखा होगा तो वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं आप इसे। और पहला है मैनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन। हाँ, अगर आप खाते हैं फिर उसे फेंक देते हैं तो उससे तो पॉल्यूशन होगा ही ना, क्योंकि अगर उसमें प्लास्टिक है तो वो डिग्रेड होगी नहीं, इसलिए पॉल्यूशन करेगी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखते हैं स्टेटमेंट सी और डी तो एलिमिनेट होगा, या 2 बचे कि इसे एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बिकॉज लगा के चेक कर लिया जी, ऐसे करिए। मैनी च्युइंग गम्स फाउंड इन द मार्केट्स आर कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन बिकॉज मैनी च्युइंग गम्स कंटेन प्लास्टिक एज अ गम बेस। तो फिट बैठ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, हाउ मेनी ऑफ द अबव हैव पॉइजनस स्पीशीज अमंग देम, कि इनमें से किस किस के प्रजाति में जो स्पीशीज़ है वो पॉइजनस होती है। तो आपको पता होगा फ्रॉग की 2 होती हैं, कुछ कुछ फिश भी होती हैं, कुछ कुछ बटरफ्लाई भी होती हैं, और आपको नहीं भी पता है तो आप ऑल ही टिक करिए हमेशा ऐसी चीज़ों में, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि भाई बटरफ्लाई जो है वो पॉइजनस कैसे हो सकती है, तो आपको पता नहीं है, हो भी सकती है, वो सब हो सकता है। ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा ऑल ही टिक करा करिए। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज। तो हाइड्रोजेल्स किस चीज़ में यूज़ होता है? तो मुझे भी नहीं पता हाइड्रोजेल्स होते क्या एक्चुअली में, लेकिन एग्जाम में आप कैसे करेंगे इसे। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने पीछे बताया आपको ये वाले क्वेश्चन में कि हमेशा ऑल ही टिक करना चाहिए, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में भी जिसमें आपको अता पता कुछ भी ना हो और इसका कोई यूज़ पूछ रखा हो, तो बहुत सारी चीज़ में यूज़ हो सकता है ना। जो साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चन होते हैं यूजेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसमें तीनों ही सही होंगे। अगला, द टोटल TFR पूछ रहे हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। तो पहला देखिए, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन पॉपुलेशन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम, द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बेयरिंग एज। तो ये सीधा NCERT में दिया हुआ स्टेटमेंट है, यह आपको पता भी होना चाहिए, तो बहुत ईजी स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर है डी। पहला तो बर्थ रेट की बात कर रहा है ना, अगला तो कोई लेना देना ही नहीं है, और तीसरा किसकी बात कर रहा है? नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहा है। तो ये सीधा NCERT में दिया है ह्यूमन ज्योग्राफी की 12th वाली में, वहाँ से इसका आंसर डी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय हाइड्रोजन। तो कह रहा है कि जो फ्यूल सेल व्हीकल्स होते हैं उसमें से इनमें से क्या बाय प्रोडक्ट होता है, एग्जॉस्ट से क्या निकलता है। तो आपको पता होगा, जैसे कि आपको न्यूज़ में पता होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पढ़ा है ना, उसमें क्या निकलती है लास्ट में, क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है तो लास्ट में वाटर वेपर निकलता है। तो इसका आंसर वाटर वेपर ही है। ऑक्सीजन कैसे निकलेगा यार? अगर देखो ऑक्सीजन अगर निकलता होता तो ये तो वो बना हो गया ना कि हम O2 प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी चीज़ से, तो वो तो हो नहीं सकता। हाइड्रोनियम तो एक आयन होता है H+, ये कैसे निकलेगा? आयन्स थोड़ा निकलते हैं किसी एग्जॉस्ट से। और अगला पहला है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसका तो आता पता किसी को भी नहीं होता। इसका आंसर है वाटर वेपर, क्योंकि जो फ्यूल सेल्स होते हैं वो जनरली एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो उससे वाटर वेपर ही निकलता है। और आपको अगर पता होता कि हाइड्रोजन भी एक, हाइड्रोजन का हमने फ्यूल सेल बनाया है ना, हाइड्रोजन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर डी हो जाता है उस हिसाब से। अगला है, जो द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कि इनमें से कौन कौन फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट। हाँ, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी G-Secs में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है? पहला इंश्योरेंस, दूसरा पेंशन फंड, तीसरा रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आपको पता होगा इन्वेस्टर्स कर सकते हैं, यूपीएससी का प्री IQ भी है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली G-Sec खरीद सकते हैं? तो खरीद सकते हैं भाई, बिल्कुल खरीद सकते हैं। 3 तो सही हो गया, तो इन दोनों में से एक सही होगा। इंश्योरेंस कंपनी भी खरीद सकती है। ऐसे क्वेश्चन में आप ब्रॉड व्यू लीजिए कि भाई तीनों ही कर सकते हैं इसमें, है ना। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि पेंशन फंड कैसे डालेंगे G-Sec में, तो आप गलत सोचेंगे, क्योंकि ये सब इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनीज इन्वेस्ट कर सकती है, इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इसका आंसर डी ही होगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज, देखो इसमें लिखा है कैन बी यूज्ड, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसको हम फीड स्टॉक की तरह यूज़ करें इन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है, हवाई जहाज़ों में। तो इनमें क्या होगा, जैसे मैंने को पीछे बताया कि भाई साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस में हमेशा ब्रॉड व्यू लीजिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, टिक 1 2 3 4 कि भाई सभी यूज़ कर सकते हैं इसमें से हम। एग्रीकल्चर रेसिड्यू भी कर सकते हैं, कॉर्न ग्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज भी यूज़ कर सकते हैं, वुड मिल वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स या फ्रेजेस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज टू डिनोट एन interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over the virtual items। तो देखो इसमें आपको 3D वर्ल्ड की बात कर रहा है, तो आपको पता होगा मेटावर्स पता होगा ना, जिसमें जैसे व्हाट्सएप में अवतार्स वगैरह बनते हैं, वही उसी चीज़ की बात कर रहा है कि 3D एक वर्चुअल स्पेस है जिसमें आप घर में बैठे बैठे कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो वही उसी चीज़ की बात कर रहा है। ये भी इजी क्वेश्चन है। क्रिप्टोग्राफी कैसे हो सकता है? ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है। बिग डेटा एनालिटिक्स कैसे हो सकता है? ये तो डेटा की बात करता है ना। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मेटावर्स, अब देखिए जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये सेट इसलिए किया गया है कि आप यहाँ पर वर्चुअल देखें और ये इससे वर्चुअल टिक ही मार दें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर मेटावर्स है। तो पता भी होगा आपको, फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम मेटा है, वही ये चीज़ें बनाती हैं। अगला, विथ रेफरेंस टू CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके रूल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। पहला है, CSR रूल्स स्पेसिफाई द एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज़ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR। अगला, CSRs डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़। तो कह रहा है कि ये वाली स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहा है कि जो CSR की स्पेंडिंग है ना, उस पर कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट नहीं है। तो भाई फिर तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा ना, मिनिमम लिमिट नहीं होगी, है ना। कैसे इन्वेस्ट करेगा? तो ये तो गलत है। और मिनिमम लिमिट है भाई 2%। अगर आप ये वाला एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि 2% है, और किसी भी स्टैंडर्ड सोर्स में मिल जाएगा कि भाई पिछले 3 साल के 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% हमें इन्वेस्ट करना होता है CSR में। तो ये तो गलत हो गई। पहला है, CSR जो रूल्स स्पेसिफाई करते हैं, जो एक्सपेंडिचर बेनिफिट करेगा कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, उसे हम CSR कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल सही है ना। अगर मान लो मुकेश अंबानी जी की कोई कंपनी है और वो उन्हीं के एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट कर रही है, तो वो CSR कैसे हो गया? ये तो प्रो बोनो हो गया ना, कि तुम मेरे को फेवर दो, मैं तुम्हें फेवर दूंगा। तो ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या है? मतलब ये सही हो गया और ये 2 गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया? A हो गया। अगला, विथ रेफरेंस टू डिजिटल रुपी, तो पिछले साल भी यूपीएससी ने एक डिजिटल रुपी पे क्वेश्चन पूछा था, इस बार भी पूछ लिया है। पिछली बार CBDC में पूछा था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसी का मतलब उसका ही फॉलो ऑन क्वेश्चन है। इट इज़ अ सॉवरन करेंसी इशूड बाय RBI इन अलाइनमेंट विद मॉनेटरी पॉलिसी। It appears as a liability. It is insured against inflation. It is freely convertible against commercial banks, money or cash. पहला स्टेटमेंट देखिए, इट इज सॉवरन करेंसी इशूड बाय RBI विद इन अलाइनमेंट्स विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। RBI तो छापता है इसको, और सॉवरन करेंसी है। ये वाला स्टेटमेंट देखिए, थर्ड वाला, इट इज़ इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आपको पता होगा कोई करेंसी जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड थोड़ा ना होती है ना। इसमें कोई मैकेनिज्म थोड़ा ना है कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो जाएगी, चाहे वो डिजिटली क्यों ना हो। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो 3 गलत। अब हम बच गए 3 स्टेटमेंट में। इट इज़ सॉवरन करेंसी, तो हमें पता है कि 1 तो सही है। अगला, इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑन RBI's बैलेंस शीट। हाँ भाई, तो लाइबिलिटी तो होती है RBI की बैलेंस शीट पे, तो उसमें लिखता है ना, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस रुपीज़। तो उस पर क्या है? लाइबिलिटी है। ये लाइबिलिटी है उसका, हमारा एसेट है, उसकी लाइबिलिटी है RBI की। तो ये भी सही है, ये भी सही है। 1 सही, 2 सही। और लास्ट में, इट इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक्स, मनी एंड कैश। हाँ, तो कह रहा है कि डिजिटल रुपी दीजिए और कैश लीजिए। हाँ, तो बिल्कुल सही है, हमारा पैसा हम किसी में भी कन्वर्ट कराएं। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। थर्ड गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा D। अगला मॉडर्न क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस। अंडर द रैयत वाली सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट्स इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलेमिटीज़। तो कह रहा है कि जो रैयत वाली सिस्टम थी उसमें अगर
बैड हार्वेस्ट हो जाता था, हार्वेस्ट अच्छा नहीं होता था, तो एग्जाम कर देते थे पीजेंट्स को कि तुम भाई पेमेंट मत करो। ठीक है, तो ये तो बेफालतू की स्टेटमेंट है ना। जैसे पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था एग्जेम्प्टेड वाला कि इनवाइट्स या इन्विट्स जो भी पढ़ते हैं इसको, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फ्रॉम कि उसे वो टैक्स नहीं देना है। हाँ, तो ये भी गलत थी, तो इस समय यहाँ पर भी गलत है। एग्जेम्प्टेड कैसे हो सकता है कि हम पीजेंट्स को बोलेंगे कि तुम मत देना ऐसा, तो ये तो फालतू की स्टेटमेंट है। और आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नवालिस के टाइम पे रही है तुम्हारी था ही नहीं, है तो थॉमस मुनरो लेके आया था। ठीक है, तो ये वैसे भी गलत है। अगला है अंडर परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इफ जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट और ऑन और बिफोर द फिक्स डेट ही वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ज़मींदारी। हाँ, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर ज़मींदार जो है वो पैसा नहीं दे रहा है, रेवेन्यू नहीं देगा अगर गवर्नमेंट को, तो उसकी ज़मींदारी छीन ली जाएगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट गलत, सेकंड सही, तो इसका आंसर हो गया बी ओनली। अगला, हु वॉज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो कह रहे हैं अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले कौन था प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू जो बनी थी उसका कौन था प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। तो ये तो सीधा लक्ष्मीकांत में गिवन है, और ऐसे क्वेश्चन को तो भाई अगर गलत किया तो पाप है, पाप। यूपीएससी में पाप कहते हैं इसे। तो इसका आंसर डी है, सचिदेंद्र सिन्हा वही थे इसमें। सीधा लक्ष्मीकांत में गिवन है, मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ी होगी, 36 जगह पढ़ी होंगी, तो ऐसे क्वेश्चन मत करना गलत। देखो बी आर अम्बेडकर तो हो नहीं सकते, राजगोपालाचारी जी भी नहीं हो सकते हैं, तो इसका आंसर सी और डी में से होता है, और वैसे पता होना चाहिए कि डी ही है इसका आंसर। अगला, विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यूपीएससी का फेवरेट है ये एक्ट, है ना। पहला, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट एक ऑल इंडिया फेडरेशन ऑन द बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, कि प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स का एक यूनियन बनाएंगे और इंडिया एक फेडरेशन बनेगा। हाँ, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, एकदम डायरेक्टली गिवन है बुक्स में। अगला, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर। अब ये देखिए, आपको पता होगा डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो फेडरल में कैसे दे देंगे, वो फेडरल में दे नहीं सकते हैं, फेडरल में दे ही नहीं सकते हैं वो, फेडरल में कैसे दे देंगे उन्हें वो, क्योंकि ये तो वही बात होगी कि डिफेंस इंडिया को दे देंगे तो अपने पास क्या रखेंगे, तो ये तो गलत हो गया ना। तो ये गलत है, ये सही है और ये गलत है। डिफेंस तो अपने पास रखेंगे वो। पहला, एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ। कह रहा है कि 360 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट है वो कैसे अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये डायरेक्टली 368 की जो आर्टिकल है वहीं से उठा लिया उन्होंने स्टेटमेंट। तो आपको पता होगा कि बाय वे ऑफ एडिशन, बाय ऑफ वेरिएशन, बाय वे ऑफ रिपील, तीनों ही तरीके से पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। एडिशन तो आपको पता ही होगा, नया आर्टिकल जोड़ दे। वेरिएशन क्या है कि जो प्रेजेंट आर्टिकल है उसमें कुछ चेंजेस कर दे, या रिपील जैसे आर्टिकल कुछ रिपील कर रखे हैं उसने पार्लियामेंट ने, तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तीनों सही इसमें। अगला, which of the following above countries are frequently mentioned in media for the low birth rates और aging population और declining population। बोल रहा है कि इसमें से किस किस के लो बर्थ रेट हैं, या पॉपुलेशन जो है वो एज हो रही है, या पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो इसमें से ढूंढिए, तो पहले गलत वाली ढूंढिए। तो देखिए यहाँ पर नाइजीरिया गिवन है, नाइजीरिया तो भाई सबसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगी थोड़े सालों में अफ्रीका की, तो ये तो गलत है सीधा सीधा। 3 गलत, 3 गलत, 3 गलत, अब हम बच गए 50-50 में। और इटली, तो आपको पता होगा इटली एक डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ पर पॉपुलेशन हमेशा डिक्लाइन में ही रहती है, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 4 हो गया इसका आंसर। जापान तो पता ही होता है सब कुछ, और साउथ कोरिया भी पता होता है, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। जो डेवलप्ड कंट्री होगी उसकी पॉपुलेशन ज़्यादातर एज ही कर रही होगी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल इन द पार्लियामेंट। मनी बिल से पूछ रहा है। पहला, आर्टिकल 109 मेंशन स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर मनी बिल्स। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। Rajya Sabha can either approve the bill or suggest changes in the bill, but cannot reject it. Amendment to money bill suggested by Rajya Sabha have to be accepted by Lok Sabha. तो देखो फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अमेंड सजेस्ट करेगा राज्यसभा उसे हैव टू बी एक्सेप्टेड, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लक्ष्मीकांत में डायरेक्टली गिवन है कि भाई ऐसी कोई बाइंडिंग जो है नहीं उस पर, तो ये गलत हो जाएगी। तो 4 गलत, ये गलत, और पहले 3 देखिए तो सेकंड तो सही है, शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट। मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस बट कैनॉट रिजेक्ट इट, ये भी सही है। तो 2, 3 तो सही है इसमें। और पहला है आर्टिकल 109 मेंशंस प्रोसीजर। तो आपको पता है 110 बात करता है मनी बिल के बारे में कि क्या क्या मनी बिल हो सकते हैं, और 109 उसके प्रोसीजर के बारे में बात करता है, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगी इसमें। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एकदम फैक्चुअल स्टेटमेंट है, लक्ष्मीकांत से पूछ लिया है इन्होंने। पावर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी आर गिवन इन पार्ट 9A। तो ये सबको पता होता है कि 74th अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 9A आया था।
है ना, और पार्ट 9 आया था। अगला इमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन 18 एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस में है, पार्ट 20। तो आपको पता है कि 1 तो सही है, तो ये तो कट गया। अब तीनों में से 50-50 या 33% बच गए। तो अगर जिसने लक्ष्मीकांत ढंग से पढ़ी होगी उसे पता होगा कि इमरजेंसी पावर 18 के अंदर ही गिवन है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर है वो पार्ट 20 में गिवन है। तो इसका तीनों आंसर है। वैसे ये बहुत मुश्किल है कि आपको इतना याद रहे, बस ये याद रह सकता है कि पार्ट 9A में गिवन है। ठीक है, वैसे इसका आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है। अगला, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या क्या सही है इसमें से। पहला, इंटरस्टेट सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में, इंटरस्टेट ट्रेड स्टेट लिस्ट में, इंटरस्टेट माइग्रेशन स्टेट लिस्ट में, इंटरस्टेट क्वारंटाइन यूनियन लिस्ट में, और कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट लिस्ट में। तो देखिए, इंटरस्टेट, जो भी चीज़ इंटरस्टेट होती है ना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जारी होती है, वो जनरली क्या होती है, यूनियन लिस्ट में होती है, कंकरेंट में होगी, स्टेट में कैसे हो सकती है वो, पहला गलत। अगला, इंटरस्टेट माइग्रेशन की बात कर रहा है कि एक पर्सन है वो माइग्रेट कर रहा है एक से दूसरा, तो वो कैसे स्टेट लिस्ट में होगा, वो तो या तो यूनियन में होगा या कंकरेंट में होगा। लास्ट देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट लिस्ट में, तो आपको पता होगा कॉर्पोरेशन टैक्स यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, उसी के बजट में आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या है, सी है कि इंटरस्टेट क्वारंटाइन जो है वो यूनियन लिस्ट में है ना। इंटरस्टेट जो चीज़ होती है वो जनरली यूनियन में होगी या कंकरेंट में होगी। अगला, विच इज द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। की राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में गिवन है, तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 एकदम PYQ से रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को गलत करना पाप है UPSC में। ठीक है। अगला, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। कि सबसे लंबा बॉर्डर किस किस के बीच में, चाइना इंडिया के, या चिली अर्जेंटीना के, या कनाडा USA के, या कजाकिस्तान और रशिया फेडरेशन के। तो इसमें से आप क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, चाइना इंडिया एलिमिनेट कर सकते हैं कि इतना बड़ा तो बॉर्डर है नहीं, कजाकिस्तान रशिया भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बच गए 2। तो आपको डायग्राम बना के देखना होगा कि कनाडा कि ये US है, और US जो है काफ़ी जगह से टच करता है, इधर भी कनाडा टच करता है, इधर ग्रेट लेक्स हैं, और इधर भी अलास्का वाला रीजन, तो ये बहुत लंबा बॉर्डर बन जाता है इन दोनों के बीच में, इसीलिए इसका आंसर क्या है, A है। अगला, विथ रेफरेंस टू PFAs दैट आर यूज इन मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, PFAs आर फाउंड टू बी वाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग। PFAs आर नॉट easily degraded. Persistent exposure to PFAs can lead to bioaccumulation and in animal bodies। तो तीनों ही सही है स्टेटमेंट, मैंने बताया था आपको पीछे कि ऐसे वाली स्टेटमेंट में सब चीज़ सही होती है कि दे आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड, दे आर परसिस्टेंट, और अगला दे कैन लीड टू बायो एक्यूमुलेशन इन एनिमल बॉडीज। तो तीनों ही सही है इसमें। अगला, अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन इन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स टू अ गवर्नमेंट ऑफिसर, पार्लियामेंट, लोअर कोर्ट, या गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग इट फ्रॉम फॉलोइंग अ अनकॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी। तो आपको पता है कि री वाली रिट्स जो प्रोहिबिशन की होती है और सर्श्योरारी होती है, किसके अगेंस्ट होती है, कोर्ट्स के अगेंस्ट होती है। डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में गिवन है, तो इसका आंसर क्या है, एकदम, इसका आंसर है एकदम C। अगला, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए पूछ रहा है कि 18th लोकसभा में आएगा, 15 साल के लिए रहेगा। देयर आर प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन फॉर SC वेमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। तो आप 50-50 तक तो पहुंच सकते थे कि भाई ये तो पता ही होता है कि 15 साल के लिए आएगा, और SC वेमेन के लिए रिजर्वेशन है। 2-3 तो सही है, ये गलत ये गलत, अब 2-3 सही है। तो जनरली UPSC जो हमें पता है कि डेटा वगैरह गलत देता है, तो यहाँ पर डेटा सही है वैसे तो, लेकिन ये वाला डेटा गलत है कि 18th नहीं 19th होगा यहाँ पर। तो UPSC ने खेल खेला है हमारे साथ, 18th लोकसभा नहीं है 19th है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2 और 3, फर्स्ट गलत है इसमें। अगला, विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो कह रहा है जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, तो ये गलत है ना, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे थोड़ा ना आता है, वो तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे होता है, तो ये गलत है। लक्ष्मीकांत में गिवन है डायरेक्ट, एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो सही है एकदम, लक्ष्मीकांत में एकदम डायरेक्टली गिवन है। तो फर्स्ट गलत सेकंड सही, तो इसका आंसर हो गया B। अगला, इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइजेज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ दैट स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। कि ST को कौन डिक्लेयर करता है, गवर्नर। तो ये गलत है, गवर्नर नहीं करता है, प्रेसिडेंट करता है, और डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में भी गिवन है। अगला, अ कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ST कम्युनिटी इन स्टेट नीड नॉट टू बी इन अनदर स्टेट। कह रहा है कि अगर एक स्टेट में वो कम्युनिटी ST है तो दूसरे स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि वो ST कम्युनिटी हो। हाँ तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कहीं पर अगर गद्दीज और बक्करवाल जो हैं वो ST हैं तो किसी स्टेट में नहीं होंगे, बिल्कुल सही है। तो 2 इसका आंसर है, फर्स्ट गलत है।
अगला, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए, कि इंडिया इम्पोर्ट नहीं करता है एप्पल्स फ्रॉम यूएसए। तो आपको पता होगा कि अगर एक भी एप्पल इम्पोर्ट कर लिया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो इसीलिए वाली स्टेटमेंट गलत है। इंडिया इम्पोर्ट करता है भाई, इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट ऐसा कैसे हो सकता है? इंडिया इम्पोर्ट करता है, तो अगर जैसी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, सेकंड पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, वैसे आंसर आ जाएगा हमारा डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगला, देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन सहेल रीजन। तो सहेल रीजन वाला रीजन है अफ्रीका का, जैसे ये सारा डेजर्ट है, इसका जो नीचे वाला जहाँ पर एक्सपैंड कर रहा है सारा डेजर्ट, उसी को सहेल कहते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सिचुएशन है, वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है। तो हाँ बिल्कुल सही है ये तो, कि यहाँ पर कूच चलते रहते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है? सूडान हो गई, सूडान जैसी कंट्रीज़ हो गई, माली हो गई, चैड हो गई, जहाँ लड़ाइयाँ चलती रहती है हमेशा। तो ये तो सही है। अगला, देयर हैज़ बीन मिलिट्री टेक ओवर्स इन सेवरल कंट्रीज ऑफ सेवरल रीजन्स इन द रिसेंट पास्ट। तो ये भी सही है। तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब यहाँ बिकॉज लगा के चेक कर लो। देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द सहेल रीजन बिकॉज देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स इन सेवरल कंट्रीज इन द सहेल रीजन। तो एकदम फिट बैठ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत करेक्ट। अगला, ये तो नहीं, हाँ ये भी कर सकते थे ऐसे। तो देखो, ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर आर। तो अगर आपको ये पता होता कि फ्रॉग हॉपर जैसा कुछ एक ग्रास हॉपर भी होता है, तो आप ये स्टेटमेंट सही कर देते। ग्रास हॉपर क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, तो इसका आंसर सी हो जाता, अगर आपको ये लॉजिक लग पाता एग्जाम में तो। अगला, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे वाले क्वेश्चंस में सारे ही सही होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना दिमाग कौन लगाएगा कि यार इतना कौन पढ़ के जाएगा। तो इसमें सारे सही हैं, कि बैटरी स्टोरेज भी सही है, बायोमास जनरेटर भी सही है, फ्यूल सेल भी सही है, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक्स भी सही हैं। ठीक है। अगला, विथ रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, while any resolution for removal of speaker of Lok Sabha is under consideration। पहला, he shall not preside। तो डायरेक्टली पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में कि भाई अपने रिमूवल में थोड़ा प्रिसाइड करेगा वो। अगला, he she shall not have the right to speak। और अगला, he she shall not to be entitled to vote at the resolution even in the first instance। तो आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं कि भाई फर्स्ट इंस्टेंट में वोट डाल सकता है वो, बस कास्टिंग वोट नहीं डालेगा इस इंस्टेंट्स में। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। 3 गलत हुआ, तो ये गलत, ये गलत। 1 तो सही है। सेकंड देखते हैं, ही और शी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, कि बोल भी नहीं सकते हैं पार्लियामेंट में जब उनका रिमूवल चल रहा होगा, तो ये गलत है। नेचुरल जस्टिस के प्रोविजंस होते हैं ना कि भाई अपने अधिकार हैं हमें मतलब अपने लिए लड़ने का, तो ये गलत है। तो 1 सही है इसका, तो इसका आंसर हो गया ए। अगला, विथ रेफरेंस टू इंडियन पार्लियामेंट, अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेज ऑन इट डिसोल्यूशन। तो डायरेक्टली लक्ष्मीकांत में है कि भाई अगर बिल लैप्स कर जाता है सॉरी, अ बिल पेंडिंग लोकसभा लैप्सेज ऑन इट डिसोल्यूशन। अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है तो बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है वो डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वो लैप्स हो जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अ बिल पास बाय लोकसभा एंड पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। ये भी बिल्कुल सही है कि अगर लोकसभा ने कोई बिल पास किया और राज्यसभा में पेंडिंग है तो वो लैप्स हो जाएगा जब डिजॉल्व हो जाएगी लोकसभा। अ बिल रिगार्ड टू विच अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन इट्स ऑल्सो लैप्सेज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो लक्ष्मीकांत के एक ही पेज से उठाई गई हैं, तो ये गलत है कि लैप्स नहीं करता अगर प्रेसिडेंट उसको अपनी इंटेंशन देते हैं कि भाई हम जॉइंट सिटिंग करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे, तो ये गलत है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 2 सही है, तो इसका ऑप्शन ही कोई है ही नहीं ऐसा, 1 2 3 वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2। अगला, पार्लियामेंट के लिए पूछ रहा है, प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट कोई भी चीज़ जो करता है वो हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से ही करता है। ठीक है, वो हमेशा उनके इशारों पे चलता है। तो 1 तो गलत हो गया, तो 1 गलत। अगला, हम 50-50 पे पहुँच गए, 3 भी सही है। अब 2 चेक करना है हमें बस। प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइन डाइन बट देयर इज नो बार ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोपोगेटिंग द हाउस प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। और तीसरा है, द डिसोल्यूशन of the Lok Sabha is done by the President of India who in exceptional circumstances does so on the advice of council statement। तो हमें पता है कि 3rd तो स्टेटमेंट सही है और पहला भी 2nd भी स्टेटमेंट सही है, कहीं दिया तो नहीं है लेकिन आप इसे लॉजिक से सही कर सकते हैं, तो 2nd स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला, द यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट। अगला, यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। तो देखिए इन पूरे स्टेटमेंट में एक जगह डेटा गिवन है 2040,
तो आपको पता होगा 2040 तक कैसे कर देगा यार, 16-17 साल बचे हैं तो कैसे कर देगा नेट ज़ीरो। 2040 नहीं है ये 2050 है एक्चुअली। तो ये तो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। जैसी सेकंड स्टेटमेंट गलत हुई तो इसका आंसर आ गया डी। फर्स्ट तो सही है 2040। डेटा वगैरह चेक करना होता है ऐसे वाली स्टेटमेंट में, जहाँ पर स्टेटमेंट में डेटा गिवन हो जनरली गलत होती है वो। अगला, रिसेंटली वेनेजुएला हैज़ अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी, देखिए क्या लिखा है, रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सक्सीडेड इन प्रिवेंटिंग इट्स पीपल फ्रॉम फ्लीइंग या एमिग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज़। ये कह रहा है वेनेजुएला ने इतनी तरक्की कर ली है कि भाई एक भी बंदा फ्ली नहीं कर रहा है कंट्री को या एमिग्रेट नहीं कर रहा है दूसरी कंट्री को। तो ये तो गलत है ना, ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक भी बंदा एमिग्रेट ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वेनेजुएला में तो भाई रिसोर्स कर्स है, इतना ज़्यादा ऑयल मिलता है, इतना ज़्यादा ऑयल मिलता है कि वहाँ पर रिसोर्स कर्स हो चुका है। तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। जैसी ये स्टेटमेंट गलत हुई तो इसका आंसर आ गया ये सी, वेनेजुएला हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट गलत है। अगला, इन इंडिया, ये तो हमने कर लिया वाला क्वेश्चन, कर लिया। और अब लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन, की सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा इमिट कौन करता है। लोकोमोटिव्स, तो आपको बताओ लोकोमोटिव से क्या निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, ना कि सल्फर। अगला, शिप्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, तो डायरेक्टली करंट अफेयर से सोर्स स्टेटमेंट है कि जो पावर प्लांट्स होते हैं उनको EPA ने बोला था कि अपना सल्फर एमिशंस कम करो, तो फॉसिल फ्यूल से ही निकलता है जनरली ये सब चीज़ें, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो यही सही इसकी स्टेटमेंट है। बाकी भी निकालते हैं लेकिन कम अमाउंट में निकालते हैं। ये पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कौन सोर्स है इसका सल्फर डाइऑक्साइड का, तो इसका आंसर है डी। हाँ 50-50 तक पहुँच सकते थे कि इसे काट सकते थे, इसे काट सकते थे, फिर इन दोनों में चेक कर लेते। हाँ तो ये पेपर हो गया कंप्लीट। इसमें कुछ ईजी क्वेश्चंस भी थे, कुछ मॉडरेट भी थे और कुछ डिफ़िकल्ट भी थे। डिफ़िकल्ट वाले तो मैंने इंक्लूड ही नहीं करे हैं, तो वो तो किसी से होंगे भी नहीं, और होंगे तो तुक्के से ही होंगे, नॉलेज तो होगी नहीं। और ईजी मॉडरेट आप कर सकते थे और नियरली 80 से 90 नंबर ला सकते थे इन्हीं, सिर्फ इन क्वेश्चन, ये 30-40 क्वेश्चन है इन्हीं करके ही, बस 40 के अराउंड क्वेश्चन है, उससे आराम से आप 80+ लेके आ सकते थे। 45 है वैसे, 90 के आसपास लेके आ सकते थे, तो ला सकते हैं। सॉल्वेबल पेपर था, कट ऑफ मुझे नहीं पता कितनी जाएगी, हाँ लेकिन सॉल्व कर सकते थे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।